ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। श्रोताओं, केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की ही तरह बंद रहेंगे। 5 अगस्त से जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है। अब रात का कर्फ्यू हट जाएगा, लेकिन अभी मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यों के लिए लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी फिलहाल रोक जारी रहेगी। केवल गृह मंत्रालय की अनुमति वाली ही उड़ानें जारी रहेंगी। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की ही तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। तो श्रोताओं, छूट हमें अवश्य मिल रही है, लेकिन जितनी छूट उतनी ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अभी तक हम सबका सहयोग कोरोना को हराने के अभियान में लगातार रहा है। अब अनलॉक 3 में भी हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। सावधानी, सतर्कता को अपनाना है, कोरोना को हराना है। जितनी छूट बढ़ेगी, सावधानी भी हमें उतनी ही बरतनी होगी। हमें हमेशा जिला प्रशासन और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को कभी भी नहीं भूलना है। काम हो जरूरी तभी रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस रखना, अभी हाथ ना मिलाना, मुंह पे मास्क लगाना, घर किसी के न जाना, अभी घर न बुलाना, सारे नियमों का रखना है ध्यान, अभी भी सावधान रहना है ताकि जाए ना किसी की भी जान, अभी भी सावधान रहना है। चलो सफल करें अभियान, अभी भी सावधान रहना है। हार जाएगा कोरोना, भाग जाएगा कोरोना, नहीं आएगा कोरोना, चला जाएगा कोरोना, हमें डरना नहीं है, हमें हारना नहीं है, बाकी संभल संभल आगे बढ़ना सही है, पीछे हटना नहीं है, भूल करना नहीं है, होगी जीत हमारी, डटे रहना सही है, रखे नियमों का हम सब ध्यान, अभी भी सावधान रहना है। श्रोताओं, बहुत से लोग हैं जो समाज में कुछ ऐसे नेक काम करते हैं जिससे समाज को बहुत लाभ मिलता है। ऐसे ही 2 व्यक्तित्व आज हमारे मेहमान हैं। पहले हैं विवेक वर्मा। विवेक छात्र हैं, लेकिन अपनी टीम के साथ इकोसिस्टम को बचाने का नेक कार्य कर रहे हैं। किसी के घर या दफ्तर में यदि सांप निकल आता है तो विवेक या उनकी टीम के किसी भी सदस्य को फोन करने पर टीम के सदस्य तुरंत पूरी तैयारी के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं और सांप को पकड़कर सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां वह प्राकृतिक रूप से जी सके और इंसानों को हानि भी न पहुंचाए। विवेक वर्मा से उनकी इस मुहिम के बारे में हमने बातचीत की। लीजिए आप भी सुनिए। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार मैम। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपके बारे में जैसा कि मैंने जाना, अपने श्रोताओं को भी मैं बता दूं कि आपके पास फोन कॉल आते हैं यदि किसी के घर में, किसी के दफ्तर में सांप घुस जाता है और लोग देखकर डर जाते हैं, तो आपको फोन करते हैं, आप तुरंत जाकर के अपनी टीम के साथ सांप को पकड़ते हैं और सुरक्षित उसको जंगल में ले जाकर छोड़ते हैं, यही ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ये आप शौकिया करते हैं ना? हाँ मैडम, शौकिया है, लेकिन अब ये एक तरीके से हमारा एक मुहिम बन चुकी है। हम ये चाहते हैं कि ग्वालियर में 0% डेथ हो इंसानों की और सांपों की। अरे वाह। हमारा कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है हमारा ये।
जी। ये एक तरीके से निःशुल्क है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग मिनिमम पेट्रोल चार्ज ले लेते हैं। वो खुश होकर के देते होंगे आपको। जी जी, क्योंकि मैडम क्या है, हम लोग ये सांपों के लिए खतरनाक काम है, हम करते हैं उनको बचाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट तरीके से हमें किसी भी प्रकार की कोई राशि या कोई फंड नहीं दिया जाता है। अच्छा। तो हाँ। इसीलिए थोड़ा सा एक छोटा सा मिनिमम राशि होती है, तो वो जिसके घर हम जाते हैं वो स्वतः ही अपनी खुशी से वो दे देते हैं। जी बिल्कुल। विवेक जी, आपकी टीम में कितने लोग हैं? जी मैडम, अभी हमारी टीम में करीब 4 लोग परमानेंटली हैं जो फुली 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। अच्छा। करीब 2 से 3 वॉलंटियर रहते हैं जो अभी लर्निंग प्रोसेस में है। अच्छा। सांप को पकड़ना थोड़ा आसान है, लेकिन उसके नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से कहाँ छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, क्या टाइमिंग रहेगी, क्योंकि सांप को पकड़ना ही एक मेन मोटिव नहीं है। सांप को पकड़ने के बाद उसका जीवन सुचारू रूप से आगे चलता रहे, उसके हिसाब से उसके प्राकृतिक पर्यावरण में छोड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप करते क्या है वैसे? मैडम मैं छात्र हूँ, अभी मैं ग्रेजुएशन लिया है मैंने अच्छा। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से। ठीक बात। मैं अभी गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, आपके साथ टीम में जो भी सदस्य हैं उनके नाम भी बता दीजिए। सबसे नंबर 1 पर जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, जो ग्वालियर के स्नेक एक्सपर्ट हैं, मिस्टर प्रवीण सिंह राठौर। जी। उसके बाद मैडम जी हैं सुनील कुशवाहा जी, फिर हम हैं विवेक वर्मा, और चौथे नंबर पर है हमारे आदर्श चौहान। जी। हम चारों लोग 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। अच्छा, कैसे पता चलता है आपको कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा नहीं? एक्चुअली मैडम क्या है, सांप पकड़ने से पहले सांप की सारी नॉलेज होना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तरीके से बोला जाए तो आपको एकेडमिक नॉलेज बिल्कुल होना जरूरी है सांपों से रिलेटेड है तो, क्योंकि सांपों से अगर आप सांप काम करते हैं तो 1 सेकंड के अंदर वो बाइट कर सकता है, उसके बाद आपकी डेथ हो सकती है। बिल्कुल। तो भारत में करीब करीब 300 के आसपास प्रजातियां हैं सांपों की, जिनमें से मात्र 60 से 65 प्रजातियां ऐसी हैं पूरे इंडिया में जो वेनमस है, जहरीली हैं। अच्छा। और बाकी के और सांप बिल्कुल भी जहरीले नहीं है, अच्छा। है ना। अपने एमपी में, मध्य प्रदेश में करीब 38 प्रजातियां हैं सांपों की, और ग्वालियर में जो अभी तक हम लोगों ने निचोड़ निकाला है करीब 18 से 19 प्रजातियां हैं सांपों की ग्वालियर के अंदर। और ग्वालियर के अंदर बिग 4 यानी कि जो भारत के सबसे 4 विषैले सांप हैं, वो चारों की चारों ग्वालियर में मिलते हैं। आप कौन कौन से? मैडम नंबर 1 पर आता है कोबरा। ओहो, जैसे नाग कहते हैं। जी बिल्कुल, जिसे नाग बोला जाता है हिंदी में, और देहाती भाषा में लोग उसे गेहुअन, तामिया, इस तरीके से बोला जाता है उसको, ठीक। जो कि सबसे ज्यादा जहरीला होता है। उसकी पहचान मैडम यही होती है कि बिल्कुल काला होगा, थोड़ा सा भूरा कलर भी होगा, और उसका फन होता है। तो वो कभी भी अगर घबरा जाता है तो वो अपने आत्मरक्षा के लिए वो फन दिखाता है, अपने आप को बड़ा दिखाता है कि मैं आपसे थोड़ा शक्तिशाली हूँ तो मुझसे दूर ही रहें। जी। दूसरे नंबर पर हमारा आता है मैडम कॉमन क्रेट। अच्छा। सबसे ज्यादा जहरीला सांप है कोबरा से भी। तीसरे नंबर पर आता है मैम रसल्स वाइपर। अच्छा। रसल वाइपर सांप के ऊपर चैन के छल्ले टाइप के इस तरीके से वो पैटर्न बने होते हैं उसके ऊपर। अच्छा। अच्छा। चौथा होता है मैडम 100 स्केल वाइपर। मुश्किल से आधा या 1 फुट बड़ा होता है बस। अच्छा। लोग सोचते हैं कि ये मटिया सांप है, नॉर्मल सांप है, लोग उसको पकड़कर खेलने के प्रयास करते हैं और उतने में ही वो बात कर लेता है। अगर इलाज नहीं करेंगे तो डेथ हो जाती है। बिल्कुल सही बात। तो आपके पास फोन कॉल आसपास से आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं? जी मैम, फोन कॉल आते हैं। फिलहाल तो अभी 1 बज रहा है, शायद तो एसपी कॉल होगा। एरिया के हिसाब से हम लोग अपने टीम मेंबर भेज देते हैं। हमारा जो मेन मोटिव होता है, रेस्क्यू कॉल पर जितनी जल्दी हो सके 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी टीम का कोई भी मेंबर वहाँ पहुँच जाए। तो वो क्या है कि घर में सामान में इधर उधर छुप जाएगा, खो जाएगा। और क्या लोग शोर शराबा करने लगते हैं, तो इस वजह से सांप भी थोड़ा डर की वजह से वो छुपना पसंद करता है। और फिर लोग घबरा जाते हैं क्योंकि एक बार दिख गया फिर वो छुप गया तो लोगों के अंदर तो बिल्कुल खून ठंडा हो जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक वो चीज उसके घर से निकल ना जाए उसको पूरा घर भयभीत रहता है। बिल्कुल, मैं अपने अनुभव के आधार पर ही कह रही हूँ। बिल्कुल आपका नाम सुनते ही मैं बात कर रही हूँ, मेरे थोड़े थोड़े रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक स्टडी पेपर के आधार पर ये पता लगाया था कि इंसान के जीन के अंदर ही सांप के नाम का डर भरा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे भी ऐसे ही लगता है। सांपों से डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये सांप डराने के लिए नहीं, ये हमारे मित्र पर्यावरण के। बिल्कुल सही बात है ना। अगर हम इनको इसी तरीके से डर के कारण हम इनको मारते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा इस पृथ्वी से सांप नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और सांप जिस तरह से खेतों में चूहों का सफाया करते हैं, चूहों की संख्या बढ़ती जाएगी और मेरे को लगता है जी जी के लिए अन्न बचेगा ही नहीं। कोई भी कोल्ड स्टोरेज में आपको अन्न देखने को नहीं मिलेगा।
और चूहों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इंसानों के आसपास बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि किस टेक्निक से आप सांप को पकड़ते हैं? बोरी में, डब्बे में? नहीं, देखिए मैडम, बोरी में, प्लास्टिक के कंटेनर में या किसी भी ऐसी चीज में सांप नहीं पकड़े जाते कभी भी, अच्छा। क्योंकि उसके अंदर क्या मैम सफोकेशन उनको होने लगता है। ओहो। सांप पकड़ने के लिए मैम पिलो कवर हम यूज करते हैं अच्छा और रेस्क्यू किट आती है मैडम सांप पकड़ने के लिए। अच्छा। तो उस रेस्क्यू किट में हमारे पास कॉटन बैग आते हैं बड़े बड़े, हम्म। उसमें सांप हम लोग रेस्क्यू करके उसी में बंद रख लेते हैं। और वो बैग ऐसे होते हैं कि उनको आने जाने के लिए ऑक्सीजन अच्छे से मिलती रहती है और वो अंदर शांति से बैठे रहते रहे। तो पकड़ के ले जाके क्या आपने घर में रखते हैं थोड़ी बहुत देर? नहीं, ये वाइल्ड एनिमल है और सारे के सारे वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्टेड है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड नन कैन बी कलेक्टेड एंड केप्ट, सही बात है, ट्रांसपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। कानून लगा रही है। बस तो इसलिए हम इसको नहीं रख सकते। सिर्फ कोशिश करते हैं रेस्क्यू करने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर एज सून एज पॉसिबल ये अपने नेचुरल हैबिटेट में चला जाए। अच्छा। क्योंकि मैम वेनमस सांपों से खिलवाड़ करना हम भी नहीं चाहते और ना ही उसको अपने पास हम रखना चाहते, क्योंकि जितनी देर वो हमारे साथ कनेक्टिविटी में रहेगा हमको भी वो डर रहता ही है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि एक बार सांप अगर बैग के अंदर बंद हो गया तो वो सुरक्षित है, नहीं, हम भी सुरक्षित नहीं है, वो भी सुरक्षित नहीं है, तो बैग के अंदर से भी हमको बाइट कर सकता है। अच्छा अच्छा। तो मैम खतरा तो बना ही रहता है। पकड़ते समय कभी आपको ये डर नहीं लगता कि कहीं ये डस ना ले? मैम एक्चुअली ये सिलसिला जो शुरू हुआ था वो मेरे बचपन से ये सांपों से रिलेटेड सिलसिला शुरू हुआ। कैसे? वन्य जीवों से लगा मेरा बचपन से ही। जी। तो छोटे में ही मैडम ये हमारे घर के आसपास सांप निकला था, मुझे अच्छे से याद है। और जैसे लोग मार देते तो वो सांप भी रात के 2:30 बजे लोगों ने जागते हुए मार दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इसने ऐसा किया क्या कि ये निकला, लोग रात भर जागे, उसको देखकर मार दिया। उन्होंने भय के कारण मार दिया होगा। बस डर के कारण। तो उस दिन मैंने ये एक संकल्प ले लिया कि इस सांप को पहचानना है, लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से ट्रेनिंग लेकर इनको संरक्षित करने का काम करना है। बहुत बढ़िया। तो फिर धीरे धीरे ईश्वर की कृपा रही, आप जैसों का आशीर्वाद रहा, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क हुआ, स्नेक एक्सपर्ट मिले, कई सारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मिले जिनके द्वारा इस लाइन में ना आए, फिर ट्रेनिंग ली, एकेडमिक नॉलेज लिया, उसके बाद फिर आज रेस्क्यू काम हम लोग कर रहे हैं लीगल तरीके से। हाँ, मतलब आपने अकेले ही शुरू किया था ये सफर और आपके साथ मित्र जुड़ते गए और जी मैम जी। जी। हमारा ऐसा मानना है मैडम, अकेले चलकर हम कभी भी मंजिल नहीं पा सकते। अगर अकेले हम चलेंगे तो गिर कर उठाने वाला कोई नहीं होगा। एक टीम वर्क की सबसे ज्यादा सक्सेस होता है। जी, बहुत बढ़िया। इस समय बरसात के मौसम में कॉल ज्यादा आते होंगे आपके पास, है ना? मैम मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ये समय होता है सांपों के निकलने का, इनकी मीटिंग का, बच्चे देने का, खाने पीने का। और जैसे ये सर्दियां आती हैं तो ये हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा में चले जाते हैं। केंचुली जो कहते हैं वो इन पे चढ़ जाती है। केचुली मैडम क्या है, हर सांपों में अलग अलग हिसाब से, कोई साल में 2 बार उतारते हैं, अच्छा। कोई 3 बार उतारते हैं। जी मैम। अच्छा। हाइबरनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसे हिंदी में शीत निद्रा बोलते हैं, यानी कि ये इस समय खूब खा खाकर अपने शरीर में फैट जमा कर लेंगे और सर्दियों में 3-3.5 महीने में बिना बाहर निकले वो आराम से बैठे रहेंगे एक जगह पर। अच्छा। और जो भी उनके अंदर वो फैट है वो धीरे धीरे अपना डाइजेस्ट होता जाएगा, तो जिससे कि उनकी सर्दियां कट जाती हैं। उस समय वो खतरनाक नहीं होते? नहीं, वो कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो तो रेयर केस होता है कि जो कभी सांप लेट अपने बिलों में जाते हैं तब वो उस समय दिख जाता है। जैसे कॉमन क्रिएट सांप है, अच्छा। हमने नवंबर दिसंबर तक भी रेस्क्यू किया है उसको, तो वो हाइबरनेशन में थोड़ा लेट जाता है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि ये मार्च से अक्टूबर तक दिखाई देते हैं ज्यादा, लेकिन फिर बरसात में सांप ज्यादा क्यों निकलते हैं? ऐसा भी लोग मानते हैं कि बिलों में पानी भर जाता है तो इस वजह से आ जाता है, ये भी एक कारण है। लेकिन बरसात में मैडम फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, अच्छा अच्छा। क्योंकि जगह जगह पोखरों में पानी भर जाता है, मेंढक की भी उत्पत्ति बहुत हो जाती है। थोड़े बहुत हो जाते जी, तो इसलिए उनको फूड अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है तो वो लोग निकलना और विचरण करना स्टार्ट कर देते हैं मैडम। ठीक बात है। तो बिल्कुल। सांपों के बारे में आपने इतनी स्टडी की है कि आपने इतनी बढ़िया जानकारी इसके बारे में दी, हमारे श्रोताओं को सुनकर आनंद आ गया होगा। हमारा बस यही मोटिव है कि ग्वालियर के अंदर जितना ज्यादा हो सके इस चीज को संरक्षित किया जाए। क्या है, सांपों से रिलेटेड पूरे भारत में इतने ज्यादा अंधविश्वास है, इतनी ज्यादा मिथ्या और बनावटी कथाएं हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। सांप हमारी इकोलॉजी का एक हिस्सा है, पर्यावरण का बिल्कुल हिस्सा है। बिल्कुल, वो भी एक फूड चेन का हिस्सा है। अगर हम फूड चेन के एक पार्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं तो पूरी की पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कई बार मैडम रेस्क्यू कॉल पर हम लोग जाते हैं तो इतना क्राउड वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, इतना भीड़ में इकट्ठी हो जाती है कि हमें पुलिस की मदद लेना पड़ती है। अच्छा। ओहो। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, क्या कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक सांप आप पकड़ने गए हो, कहीं से कॉल आया हो और वहाँ पे 2-4 मिले हो आपको? भिथरवार क्षेत्र आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। तो वहाँ मैडम एक थोड़ा डेंस फॉरेस्ट एरिया है, नदी बहती है। तो एक ही जगह पर अलग अलग स्पॉट पर लोगों के द्वारा बताया गया है कि 3 अजगर देखने को मिले बड़े बड़े। अच्छा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो सूचना गई, उसके आधार पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लोग गए अपनी हमारी टीम लेकर।
तो करीब 2-2.5 घंटे पहुंचने में लगे। वो पूरा रिसर्च किया, सर्च किया, अजगर देखे, लेकिन मैडम वो उनका नेचुरल हैबिटेट था। अच्छा अच्छा। अगर वहां से हम रेस्क्यू कर करके दूसरी जगह उनको शिफ्ट करते तो शायद उनके हैबिटेट में डिस्टरबेंस आ जाता। फिर वो शायद मर भी सकते थे, है ना? बस यस मैडम। तो वहाँ के लोगों को समझाया कि उन लोगों को बताया कि ये सांप आपके लिए जहरीला नहीं है, खतरनाक नहीं है, अगर जब तक आप उसको परेशान नहीं करेंगे। बस क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि इंसान ने उनकी जगह पे कब्जा कर लिया हो, उन्होंने ऐसे- हमारी जगह पे कब्जा नहीं किया है। मैम ऐसे ही होता है। ग्वालियर के अंदर आज भी कुछ ऐसे निर्माणाधीन जो भवन निर्माण हो चुके हैं और सबसे ज्यादा जहरीले सांप वहीं निकलते हैं। हम लोग रेस्क्यू करने जाते हैं, लोग पूछते हैं आपके पास कोई दवाई ऐसी कोई हो कि छिड़क दे कि सांप ना आए। हमने उनसे बोला कि आप उनके घर में आ गए, ना कि वो आपके घर में आ रहा है। बिल्कुल। इंसान खुद इतना स्वार्थी है कि वो शायद जीव जंतुओं की जगह पर कब्जा कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। ये जीव जंतु नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है ऐसा है कि सांप हमारे घरों में आ गया, लेकिन हम उनकी जगह पे पहुंच गए हैं शायद। लोग भी हमसे यही क्वेश्चन करते कि ये आ कहाँ से जाते हैं। सही बात। तो मैं उनको ये आंसर देता हूँ क्योंकि हमारे घरों में चूहे होते हैं। बिल्कुल सही बात। कि जहाँ इंसान होगा वहाँ अनाज होगा, अनाज होगा चूहा होगा, तो चूहा होगा तो वहाँ डेफिनेटली सांप आज नहीं तो कल आना ही आना है। और फिर जो भी प्राणी जीवित है भोजन तो उसे चाहिए ही, तो वो भोजन की तलाश में निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। विवेक जी, आप जी अपना मोबाइल फोन नंबर बता दीजिए ताकि हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे आसपास के, जरूरत पड़ने पर आपको कॉल कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आप नोट करें। हाँ जी। 9993597709। 993597797709। इन केस अगर ये नंबर नहीं लगता है तो दूसरा नंबर है, इसका अल्टरनेटिव हम देते हैं 7697 7697 27 27 14 14 64। 64। ये दो नंबर ऐसे हैं कि ये 24 घंटे ऑन रहते हैं। जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाएगी 24 घंटे कभी भी। आप सांप के ऊपर नजर रखें, कहाँ कैसे घुस रहा है, उसको बिल्कुल पकड़ने का और मारने का प्रयास ना करें। विवेक जी, आप छात्र हैं और आपके साथीगण भी छात्र ही होंगे। हमारे जो टीम मेंबर हैं वो एक ही एज ग्रुप के हैं और सभी छात्र हैं। सिर्फ एक हमारे जो भाई हैं वो सीनियर है हमसे, वो अभी नगर निगम में ड्यूटी करते हैं। अच्छा विवेक जी, एक बात बताइए, ऐसा मानना है लोगों का कि सांप जो है ना तो चारपाई पे चढ़ सकता है, ना दूसरे तीसरे फ्लोर पर पहुंच पाता है, और इसीलिए जो ग्राउंड फ्लोर पर घर होते हैं उसी में सांप ज्यादा निकलती हैं। ऐसा है क्या? सांप कई तरीके के होते हैं। कुछ सांप टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ सांप आर्बोरियल। आर्बोरियल मतलब पेड़ों पर चढ़ने वाले सांप होते हैं। सांप धरती, पानी, पेड़ों पर सब जगह पाए जाते हैं। अच्छा। एक ऐसा ही केस हमारे पास आया था कि घर की तीसरी मंजिल के अंदर हमें अजगर सांप मिला था घर के अंदर। और अजगर कितना विशाल होता है आप भी समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सांप नहीं मिल सकता, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन बरसात का समय है, हम लोगों से यही अपील करेंगे कि जमीन पर ना सोएं। अगर इन केस उनके पास कहीं व्यवस्था नहीं है पलंग वगैरह की, तो मच्छरदानी का उपयोग कर सोएं। क्योंकि रात के समय ज्यादातर जहरीले सांप निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और कॉमन क्रेट एक ऐसा सांप है जो इंसानों की गर्मी को आकर्षित होकर उनके बिस्तरों में जाना पसंद करता है। तो ये थोड़ा टिपिकल केस हो जाता है और जानलेवा केस भी कई बार होने को हो जाता है मैडम। तो आपने सांप के बारे में इतनी स्टडी की है कि आप सर्प मित्र कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी मैम जी, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। हम लोग को स्नेक चार्मस या सफेरे नहीं है, या हमारी फैमिली के अंतर्गत ये कोई जन्मजात काम होता हुआ नहीं आया है जी। ये तो बस सांपों की छवि जो समाज में बनी हुई है, हाँ। उस चीज को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सच्चाई है लोगों को उसके सामने बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो विवेक जी, आप सर्प मित्र हैं, आप पर्यावरण के मित्र हैं, आप इकोलॉजी को बनाए रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और और हम सबको आपका कृतज्ञ होना चाहिए। आप समय निकाला, हमारे कार्यक्रम से जुड़े श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विवेक वर्मा से की गई ये बातचीत। श्रोताओं, कहीं घर में, दफ्तर में सांप निकलता है तो विवेक उसे पकड़ लेते हैं और आपको जहरीले सांपों से बचाते हैं। लेकिन आस्तीन के सांप भी होते हैं उनसे तो शायद विवेक आपको नहीं बचा सकते, लेकिन आपका अपना विवेक जरूर उससे बचा सकता है। खैर दोस्तों, ये तो एक मुहावरे की बात हुई जो अचानक मुझे याद आ गया। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं कोविड-19 जागरूकता पर यह विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। अब आपको मिलवाते हैं हमारे अगले मेहमान से। आप पक्षियों के मित्र हैं,
श्री दीपक शर्मा एक विद्यालय चलाते हैं। दीपक शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये अनुकरणीय काम क्या है, ये आप जानिए दीपक शर्मा से की गई इस बातचीत से। तो लीजिए सुनिए ये बातचीत। दीपक जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। दीपक जी आप एक स्कूल चलाते हैं, है ना? हाँ जी। और अपने विद्यालय के परिसर में आपने 1 बीघा जमीन केवल पक्षियों के लिए सुरक्षित कर दी है। संकल्प लिया है वहाँ पर फलदार वृक्षों के पौधे रोपे जाएंगे। तो निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए आपका ये काम एक मिसाल है। कैसे आपके दिमाग में विचार आया कि ऐसा किया जाए? क्योंकि आप चाहते तो उस जमीन पर एक बढ़िया इमारत भी खड़ी कर सकते थे और उससे लाभ भी मिलता आपको आर्थिक। देखिए ये थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट का भी विषय है जी। मैं क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। हमने गांव में देखा है, हमारे पिताजी ने हमारे गांव में भी काफी प्लांटेशन करवाया था काफी साल पहले। जी। फिर ग्वालियर में हम लोग आ गए तो ग्वालियर में हमने जब विद्यालय बनाया तो हमारे पास जमीन भी है। जमीन की उपलब्धता है, पहला कारण है। दूसरा, पर्यावरण से मेरा शुरू से ही लगाव रहा है। उसी समय फिर मैं तो ग्वालियर में परमानेंट रहता नहीं हूँ, आता जाता रहता हूँ ग्वालियर। तो यहाँ एक राज चड्ढा जी हैं ग्वालियर में, उनसे भी मुलाकात हुई। बीच में वो दाना पानी का प्रोग्राम करते थे, वो 1-2 बार हमारे विद्यालय में आए और मुलाकात हुई हमारी उनसे। तो थोड़ा समझा इस महत्व को कि भाई पक्षियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए। जी। 2-3 साल से चड्ढा जी हमारे विद्यालय में भी ये कार्यक्रम करा रहे हैं। तो इसके पहले भी हम प्लांटेशन करते रहे काफी। अच्छा। विद्यालय की जमीन में करीब हमने 6-7 हजार पौधे लगाए होंगे टोटल पिछले 3 साल में। और इस बार एक्चुअली हुआ ये कि जब ये कोरोना का प्रॉब्लम आया, एक्चुअली मैं और मेरी फैमिली रहती है मुंबई में। अच्छा। तो मुंबई में तो बहुत पहले ऐसी स्थितियां बन गई थी जो 150-200-500 पेशेंट रोज निकल रहे थे। तो हम लोग वहाँ से पेरेंट्स ने बताया कि वापस आ जाओ, तो हम लोग वहाँ पे फैमिली के साथ में ग्वालियर आ गया था। जी। ग्वालियर आने के बाद हम काफी टाइम यहाँ पे 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ा। तो मैं स्कूल में ही क्वारंटाइन में रहा। अच्छा, वाह। स्कूल में रहा तो बच्चे रोज बाहर खेलते थे, देखते थे, पक्षी आते थे खूब। जी। तो दाना डालने का और पानी के फकोरों में पानी भरने का तो प्रैक्टिस हम पौधे में भी करते हैं। तो वो पक्षी आते थे तो लगा कि ये तो बहुत है, कहाँ तक दाना डालेंगे। किसी दिन भूल गए तो किसी को बोल दिया, उसने डाला नहीं डाला। फिर वहाँ से स्कूल से जब हम घर आ गए और घर से जाके वापस हमने जब स्कूल में देखा तो वो जो भी वहाँ पर स्टाफ रहता है स्कूल का, उन्होंने पक्षियों के लिए दाना डाला नहीं था। अच्छा। तो फिर ये पर्सन स्पेसिफिक हो गया, किसी को ध्यान में रहेगा, किसी को ध्यान में नहीं रहेगा। तो तय किया कि 1 बीघा जमीन में पक्षियों के लिए रख दें। तो उसमें कुछ पौधे भी लगा दिए, क्योंकि तो फल आने में टाइम लगेगा अभी। बिल्कुल सही है। उसी 1 बीघा जमीन में कुछ बाजरा वगैरह भी बो दिया है। अरे वाह, क्या बात है। और डेडिकेटेडली पक्षियों के लिए रहेगा। मतलब जितना काट पाएंगे उतना काट पाएंगे। काटने के बाद उसको सर्दियों में पक्षियों को डालेंगे, और नहीं तो पौधों से ही जो खा जाएंगे तो पक्षी खा जाए। बहुत बढ़िया। कोरोना का समय भी थोड़ा आता है कि लोग घरों में टाइम दे रहे हैं, थोड़ा पर्यावरण के लिए आम आदमी भी सोच रहा है। जी बिल्कुल। उस वजह से भी दिमाग जाओ, नहीं तो आपाधापी में लगे रहते हैं रोज सुबह से शाम। यानी कि ये जो कोरोना काल है, इसमें आप जो क्वारंटीन में रहे, वो समय आपने प्रकृति के साथ बिताया, पक्षियों की चहचहाहट को बिल्कुल समीपता से महसूस किया। बिल्कुल। एक्चुअली हम जब बॉम्बे से आए तो हमें लगा कि बड़ा क्लियर आसमान दिखाई देता था। मतलब हमारे बच्चे रात को सोने के लिए जाने तैयार नहीं होते थे, सब बाहर ही बैठे हैं, बाहर ही खेली में। दाना पानी की जो टीम है ग्वालियर में, वो दाना पानी की टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है मेरी सोच को उस तरफ डाइवर्ट करने में। बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल। चड्ढा जी का जो दाना पानी अभियान है पक्षियों के लिए, बहुत पॉपुलर है पूरे ग्वालियर जिले में। और छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उससे जुड़े हुए हैं, बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं और अपने अपने घरों में पक्षियों के लिए दाना पानी रख ही रहे हैं। लेकिन आपने जो काम किया है वो उनको प्राकृतिक रूप से जो है संरक्षण देना हुआ है। उसमें पक्षी आते रहे तो थोड़ा सा जीवटता भी आती है जगह में, और हमको अच्छा लगता है पक्षी आते हैं तो। और मैंने पौधे भी इसी प्रकार से लगाए हैं। हमारे फादर ने हमको सजेस्ट किए कि ये वाले पौधे लगाओ। अच्छा। इसमें पक्षी ज्यादा आते हैं। अमरूद के लिए लगाए हैं। अच्छा। वो पौधा भी मैंने सुना है कि उसके ऊपर हजारों पक्षी आते हैं। अरे वाह। एक पेड़ लग जाए तो 1500 पक्षी उस पौधे के ऊपर आते हैं भोजन के लिए। जी। तो वो हमने लगाए हैं। जी।
पक्षियों के लिए एक अभयारण्य बन जाएगा ये। तो शहर के आसपास के लोगों को जब पता चलेगा तो निश्चित रूप से वहाँ घूमने जाएंगे, वो देखने जाएंगे तमाम पक्षियों को, है ना। जी जी जी। जी 2 साल पहले हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था एक, तो एनुअल फंक्शन के टाइम में कुछ लोग, हमारे पेरेंट्स भी हैं उसमें, डॉक्टर अक्षरा गुप्ता है यहाँ पे, जी जो कि काफी फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग का बड़ा शौक रखती हैं। जी हाँ, तो स्कूल मैनेजिंग कमेटी में भी एक बार ऐसा डिस्कशन हुआ था कि आपके पास जगह बहुत है, तो क्यों ना एक ऐसा गार्डन डेवलप किया जाए जहाँ पक्षी आए और जहाँ पर तितलियां आए, ऐसा कुछ किया जाए। बहुत बढ़िया। तो उसी की तरफ 1 बीघा जमीन में ऐसा प्लान कर दिया, वो सब ध्यान में रख के। बिल्कुल, बहुत नेक काम किया है आपने, पर्यावरण के लिए भी, पक्षियों के लिए भी, और आसपास के जो लोग रहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि पर्यावरण भी शुद्ध होगा पेड़ पौधे लगेंगे तो आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से और श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? पौधा लगाना बहुत कठिन काम नहीं है। जी बिल्कुल। हर साल बरसात के मौसम में पौधा लगाने का एक ड्राइव चलता है, हर आदमी पौधा लगाता है, लेकिन फिर वो पौधा साल के आखिरी तक उसको संभाल के रखना और फिर जिंदा रखना, मेंटेन करके पौधे को वृक्ष बना देना, ये एक प्रक्रिया है, डिवोट होकर काम करना पड़ता है। बिल्कुल। पौधों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। आप अगर एक आदमी अपने जीवन में 2 पौधे भी लगा के उनको पेड़ बना दे, बड़ा कर दे, तो ये बड़ा काम है और कोई कठिन काम नहीं है, सिर्फ सोच की जरूरत है। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि लोग इस तरफ थोड़ा ध्यान दें और लोग 1-1, 2-2 पौधे भी अगर अच्छे लगा देंगे, नीम का पौधा लगाएं, पीपल लगाएं, आम लगाएं, इस तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं। बहुत कठिन विषय नहीं है, बिल्कुल। जगह की कोई कमी नहीं है। ग्वालियर का मौसम आप देखिए, इतना गर्म होता है, अगर प्लांटेशन खूब कर देंगे तो बारिश के दिनों में उम्मीद बढ़ेगी पानी ज्यादा होने की। और दूसरी बात, निश्चित रूप से अगर बड़े बड़े पेड़ लगाए जाएंगे, आम, पीपल, नीम टाइप के, तो निश्चित रूप से यहाँ का गर्मी के दिनों में जो लू और टेम्परेचर रहता है उसमें भी बिल्कुल थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, जो क्लाइमेट बदल गया है, बरसात के दिनों में बरसात नहीं होती और सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है, गर्मियों में विकट गर्मी पड़ती है, तो ये क्लाइमेट भी चेंज होगा। शिवपुरी लिंक रोड ही एक ऐसा इतना बड़ा रोड है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा लोग सोच लें, सब इतने सारे बड़े बड़े शोरूम और स्कूल बने हुए हैं, अपनी जगह के सामने भी अगर लोग ऐसे 2 पेड़ लगा दें तो बहुत बड़ा काम है। तो दीपक जी, आपने केवल बातें नहीं की है, आपने इस नेक काम को करके लोगों के सामने एक बेमिसाल उदाहरण पेश किया है। निश्चित रूप से आपकी बातों से, आपके इस कार्य से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण में वो भी अपना अपना योगदान देंगे। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे श्री दीपक शर्मा से की गई ये बातचीत। श्रोताओ, कहा गया है कि ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा सोचना, चिंता करना हमें तनावग्रस्त करता है। सोचना विचारना जरूरी है, लेकिन जो हुआ ही नहीं उस पर हम क्यों सोचें कि ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। बेहतर हो कि हम वर्तमान में जिएं और खुश रहें। तो दोस्तों, जहां तक संभव हो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें आकाशवाणी के कार्यक्रम। अभी अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को। नमस्कार।